अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपको टॉप लिसन फॉर यू में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने रेस्पिरेशन पे एक लेक्चर स्टार्ट की है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इस लेक्चर को कंप्लीट करें। पिछले लेक्चर्स में मैंने रेस्पिरेशन की तारीफ़ की थी और बाद में मैंने ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की थी और बाद में लास्ट लेक्चर में हमने ग्लाइकोलिसिस को बहुत डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश की और जो ग्लाइकोलिसिस में जो रिएक्शंस थे, जो भी था उसे हमने जानने की कोशिश की। अब इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि क्रेब्स साइकिल को एक ऐसे तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करें कि क्रेब्स साइकिल का जो असल मकसद है वो हमें समझ में आ जाए। ठीक है। सो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अब तो चाहिए कि आपकी और हमारी दोस्ती जो है ना पक्की हो जाए। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आप सबके दोस्तों को पहुंच सके। राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, आज के लेक्चर को। और आज का जो लेक्चर है वो है क्रेब्स साइकिल पे। क्रेब्स साइकिल। ठीक है दोस्तों, क्रेब्स साइकिल को मैं बस स्टार्ट नहीं करूंगा कि क्रेब्स साइकिल ये है और क्रेब्स साइकिल ये है। हम पहले क्रेब्स साइकिल को समझते हैं कि ये कहाँ पर होता है और इसमें असल होता क्या है। ठीक है। सो जल्दी जल्दी हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़ाया नहीं करते। दोस्तों, आपको पता है कि इस क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसे कहते हैं। ये होता कहां पर है? ये दोस्तों होता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में किस चीज के मैट्रिक्स में? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में Krebs cycle occurs in the matrix of the mitochondria. So इसलिए हमें जानना चाहिए कि ये मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया ये सब क्या है। तो पहले मैं माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ। हम ऐसा करते हैं कि अपने बोर्ड पर एक बहुत बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं और ये क्रेब्स साइकिल जिस जगह पर होता है उसी जगह पर हम क्रेब्स साइकिल को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्रेब्स साइकिल असल में है क्या। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी हम यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसा कि आप सबको पता है, हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। एक ये वाला मेम्ब्रेन है जो आउटर मेम्ब्रेन है। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज ये है आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन ये स्मूथ होता है। इसके बाद एक दूसरा इनर मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में एक दूसरा इनर मेम्ब्रेन होता है और ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये थोड़ा सा फोल्डेड होता है। ठीक है, तो इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो थोड़ा सा इस तरह फोल्डेड होता है। ठीक है, ये हमारा जो है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। सो अब क्या होगा कि ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है दोस्तों, इनर मेम्ब्रेन। So, माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन से बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड होता है। ठीक है। अब आप जरा गौर करें, इन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक खाली स्पेस है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान खाली स्पेस है। इस खाली स्पेस को हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, यानी 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो खाली जगह है। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है?
अभी भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन इंशाल्लाह इस जगह को हम जब क्रिप्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिटेल में पढ़ेंगे तो इस जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या होता है। लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि कुछ एंजाइम्स होते हैं और हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं। चलो मैं कुछ बना देता हूँ यहाँ पर कि आपको समझने में आसानी हो कि इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में दोस्तों क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं। यानी जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा, इसलिए हम इसे प्रोटॉन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस पॉजिटिव चार्ज से बड़ा होता है। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस जो है ये पॉजिटिव चार्ज से बड़ा होता है। नाउ अब हमने क्या करना है, चलो आप मान लीजिए कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारा जो सारा बोर्ड है, ये एक सेल है। ठीक है, और ये जगह जो माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द जगह है ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं कि ये जो है ये साइटोप्लाज्म है। हम काम कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म में। तो दोस्तों ये हुआ हमारा साइटोप्लाज्म। अब आपको पता है पिछले लेक्चर को अगर हम इस लेक्चर के साथ रिलेट करें तो आपको पता है कि इस साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को ब्रेकडाउन हुआ था। इस साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था और इस प्रोसेस को हम कहते थे ग्लाइकोलाइसिस। सो दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस कहां पर हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस कहां पर हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस हुआ था साइटोप्लाज्म में। अब गौर से देखें क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट था, चलो मैं यहां पर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं, जो ग्लाइकोलाइसिस शुरू हुआ था तो हमारे पास जो कंपाउंड था वो था C6H12O6। जो मॉलिक्यूल था हमारे पास वो था C6H12O6। अब हमने क्या किया था कि इस C6H12O6 को हमने मल्टीपल स्टेप्स के बाद 2 पायरुवेट्स में कन्वर्ट किया था, 2 पायरुवेट्स। अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप ग्लाइकोलाइसिस के लेक्चर को जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, सो हमने क्या किया था कि ग्लाइकोलाइसिस में हमने ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को 2 पायरुवेट्स में डिवाइड किया था। अब आपको पता है कि ये जो ग्लूकोज है ये C6 कंपाउंड है और जो एंड में 2 पायरुवेट्स बने थे वो थे 2C3 कंपाउंड्स, 2 C3 बने थे। ठीक है, सो इस C3 कंपाउंड को चलो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो पायरुवेट बने थे वो एक पायरुवेट ये था और ये दूसरा पायरुवेट था। ठीक है, सो कितने पायरुवेट्स हैं, 2 पायरुवेट्स। अब यही पायरुवेट क्या करेंगे, यही पायरुवेट जाके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या स्टार्ट करेंगे, क्रिप्स साइकिल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन, देन देयर इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और ये जो है ये फोल्डेड मेम्ब्रेन जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर जो फ्लूइड्स पड़े हैं और जो एंजाइम्स वगैरह जो भी है, जो कुछ है यहाँ पर, तो दोस्तों ये सब क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। जेली लाइक विस्कस फ्लूइड यहाँ पर पड़ा होता है और बहुत से एंजाइम्स, फंक्शनल एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी पड़ा होता है। तो ये जो है ये दरमियानी जो खाली जगह है बहुत ज्यादा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। चलो मैं ऐसे यहाँ पर लेबल कर देता हूं, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये जो जगह है डीएजारकार्ट, क्रिस्टी वगैरह वगैरह तो हम इतना डिटेल में नहीं जाते, जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया को इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द मैट्रिक्स। नाउ मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों कि इसी मैट्रिक्स में क्रिप्स साइकिल रन होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्रिप्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, चलिए हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ना है। हमने आज पढ़ना है ये जो क्रिप्स साइकिल है ये क्या है और इसमें क्या होता है। ठीक है दोस्तों, राइट। सो हमारा जो एंड प्रोडक्ट था, चलिए हम इसी प्रोडक्ट को यहां पर ले आते हैं। ठीक है,
इसी प्रोडक्ट को हम यहां पर ले आएंगे तो क्या क्या आया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, क्या आया, C3 के दो कंपाउंड्स आए, दो मॉलिक्यूल्स आए, और इसको हम कहते हैं पायरुवेट। ये है क्या, ये क्या है, पायरुवेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या आया, पायरुवेट। अब दोस्तों बात समझने की ये बात है कि जो पायरुवेट है ये हमारे क्रिब्स साइकिल को रन नहीं कर सकती। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं कि जो पायरुवेट है ये क्रिब्स साइकिल को रन नहीं कर सकती। क्रिब्स साइकिल को क्या रन करेगी, और से देखिए, इस पायरुवेट को हम कन्वर्ट करेंगे एक और कंपाउंड में, और उस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल को ए। ठीक है, चलो इस को ए को मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आपको फिर समझने में कोई मुश्किल ना हो। दिस इज एसिटाइल को ए। हमने क्या किया कि हमने इस C3 यानी पायरुवेट को कन्वर्ट किया किस चीज में, एसिटाइल को ए में। अब दोस्तों ये जो एसिटाइल को ए है ये हमारे क्रिब्स साइकिल को रन करेगा। ठीक है, सो जितने भी पायरुवेट्स बनते हैं ये पायरुवेट्स क्या नहीं कर सकते, क्रिब्स साइकिल को रन नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हम इस पायरुवेट को पहले कन्वर्ट करेंगे एसिटाइल को ए में, और बाद में ये एसिटाइल को ए जो है हमारे क्रिब्स साइकिल को रन करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये एसिटाइल को ए क्या है। ठीक है, ये जो एसिटाइल को ए है दोस्तों, और से देखिए इसमें दो कंपाउंड्स होते, दो कार्बन्स होते हैं। कितने कार्बन्स, दो कार्बन्स। चलिए ये आप मान ले कि ये क्या है, ये जो है कार्बन है। कितने कार्बन, दो कार्बन है। साथ में क्या है, इन दो कार्बन के साथ में क्या है, को ए है, और ये को ए क्या है, ये एक एंजाइम है दोस्तों। ये को ए एक एंजाइम है। तो हमने क्या किया दोस्तों कि इस प्रोसेस में, अब इस प्रोसेस को मैं इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कि इस प्रोसेस में, इस स्टेप में हमने क्या किया कि हमने पायरुवेट को कन्वर्ट किया एसिटाइल में, और इस एसिटाइल के साथ हमने एक एंजाइम को लगा दिया जिस एंजाइम का नाम है को ए। तो क्या बना, एसिटाइल को ए बन गया। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। सो यहां पर कुछ बातें मैं करना चाहता हूं। बातें क्या है, अगर आपको नजर आ रहा हो दोस्तों तो यहां पर कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, और यहां पर कितने कार्बन, 2 कार्बन है। तो ये कार्बन, दूसरा कार्बन कहां चला गया, तीसरा कार्बन। तो हम कहते हैं कि इस दौरान जब पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल को ए में, तो इस दौरान एक कार्बन अपने साथ 2 ऑक्सीजन को लेकर भाग गया। ठीक है, सो कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या हुआ कि जब पायरुवेट कन्वर्ट हो रही थी एसिटाइल को ए में, तो आपको पता है कि पायरुवेट में 3 कार्बन है और एसिटाइल में 2 कार्बन है। इथाइलिन जिसे हम कहते हैं, एसिटाइल में 2 कार्बन है। तो तीसरा कार्बन कहां चला गया, तीसरे कार्बन ने अपने साथ 2 ऑक्सीजन को उठाकर भाग गया। राइट, सो हम कहते हैं कि इस दौरान जब पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा हो एसिटाइल में, तो इस दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो गया, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर है दोस्तों, राइट। अब और क्या होगा, गौर से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान यहां पर कुछ, जब ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रही होगी, तो इस दौरान कुछ हाइड्रोजन यानी कुछ प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि यहां पर एक, अच्छा, तो ये जो एंजाइम प्रोड्यूस हुआ ये कहां पर जाएगा, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूं। मैं इस लेक्चर में जस्ट आपको ये बताना चाहता हूं कि ये क्रिब्स साइकिल के जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। डिटेल में हम नहीं जा रहे। ठीक है, अब क्या होगा,
हमें पता है कि क्रेब्स साइकिल को रन करने के लिए जो कंपाउंड चाहिए, जो चीज चाहिए वो है एसिटाइल को ए। तो दोस्तों डरने की बात नहीं, हमने एसिटाइल को ए को तैयार किया है। अब चलो क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ये जो एसिटाइल को ए है ये हमारे साइकिल को स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो साइकिल को स्टार्ट करने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं यहां पर, और मेरा डायग्राम मुझे पता है कि साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझते हैं, समझदार लोग हैं, राइट। सो राइट, आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा साइकिल है ये कहां पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, राइट। सो चलिए हम जल्दी जल्दी देखते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, सो दोस्तों गौर से देखिए, जब एसिटाइल को ए यहां पर दाखिल हो जाएगा तो इसके साथ रिएक्शन स्टार्ट होंगे। सबसे पहला जो काम होगा, देखिए गौर से देखिए दोस्तों, यहां पर जो सबसे पहले काम होगा, एक कार्बन अपने साथ 2 ऑक्सीजन को उठाकर फिर भाग जाएगा। ठीक है, तो क्या रिलीज हो जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा, यानी डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि कार्बन चला गया। सो इस रिएक्शन में क्या हो गया दोस्तों कि जब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हुआ, इस एसिटाइल कोए के साथ जो रिएक्शन स्टार्ट हुए, क्या हुए कि कार्बन अपने साथ 2 ऑक्सीजन को उठाकर भाग गया। ठीक है, सो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा दोस्तों, गौर से देखें कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं और ये कार्बन जो है अपने कार्बन को, ये जो एसिटाइल को है अपने साथ कार्बन को रिलीज करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यहां पर NAD जो है, NAD ये बहुत खतरनाक एंजाइम होता है। NAD ये एक चोर होता है, ये हाइड्रोजन को चुरा लेता है। ठीक है, तो इस दौरान NAD कन्वर्ट होगा NADH में। ठीक है, गौर से देखिए। अब जब हम आगे आगे जाते हैं तो दूसरा कार्बन भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को लेकर भाग जाता है। तो क्या रिलीज हुआ, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर रिलीज हुआ, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर रिलीज हुआ। ठीक है, इसी दौरान एक और NAD हाइड्रोजन को उठाकर NADH बन जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शंस को हम इंशाल्लाह गौर से पढ़ेंगे बाद में। मैं जस्ट आपके दिमाग में एक स्केच डालना चाहता हूं कि ये प्रोसेस कैसे होता है और इस प्रोसेस में मेनली क्या होता है। ठीक है, राइट। सो हमने देखा कि जब एसिटाइल को ए साइकिल में दाखिल हुआ तो इसने कार्बन को 2 ऑक्सीजन के साथ रिलीज किया और कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। इसी दौरान एक NAD का मॉलिक्यूल NADH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर बाद में एक दूसरा कार्बन भी रिलीज हुआ और उसने भी अपने साथ 2 ऑक्सीजन को लेकर भाग गया, और इसी दौरान एक और NAD जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हुआ, यस NADH में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, राइट। फिर दोस्तों आगे जाते हैं, और आगे जाते जाते हम देखते हैं कि यहां पर कुछ सबस्ट्रेट जब अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो ये क्या करेगा, ये इस तरह करेगा, गौर से देखें आप, इस तरह करेगा कि एक और एंजाइम है जिसे हम कहते हैं FAD, एक और एंजाइम है जिसे हम कहते हैं FAD, और ये FAD आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, FADH2। ठीक है दोस्तों, गौर से देखिए। नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो एक और NAD का मॉलिक्यूल, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक और NAD का मॉलिक्यूल किस चीज में कन्वर्ट होगा, NADH में। NAD का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा NADH में। ठीक है, गौर से देखिए।
हमने क्या बनाया इस रिएक्शन में, इस क्रिप्स साइकिल में मेनली हमने क्या बनाया दोस्तों, 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है, एक NADH यहां पर बन गया, एक NADH यहां पर बन गया और तीसरा NADH यहां पर बन गया। तो चलिए हम अपने डिटेल को यहां पर थोड़ा सा लिख देते हैं। हमने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड्स कितने बनाए, 2, NADH हमने कितने बनाए, आप बताएं, 3, FADH हमने कितने बनाए, देखिए आप और से 1, क्लियर, वेरी गुड। अब एक और बात है दोस्तों, इसी दौरान जब रिएक्शंस होते हैं तो एक चीज है जिसे हम कहते हैं GDP, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। इसी रिएक्शन के दौरान ये जो ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट है, ये एक फॉस्फेट को उठा लेगा तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, GTP में, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और बाद में हम देखेंगे कि यही जो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये अपने फॉस्फेट को दोबारा लूज करेगा और क्या बन जाएगा, चले आप बताएं, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बनेगा, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। तो इस दौरान जब इसने अपने फॉस्फेट को रिलीज किया तो ये फॉस्फेट कहां पर जाएगा, ये फॉस्फेट कहीं नहीं भागेगा दोस्तों, ये इस फॉस्फेट को कौन उठाएगा, ADP जो है इस फॉस्फेट को उठाएगा और क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया कि इस दौरान हमने एक ATP भी बना ली, ठीक है। सो ATP कितने बन गए, टोटल 1, क्लियर, वेरी सिंपल। क्या हो रहा है कि हमने एसिटाइल को A को सर्कल में दाखिल किया, साइकिल में दाखिल किया और आहिस्ता आहिस्ता इससे हमने 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए। इसी दौरान 3 NADH बन गए, एक FADH2 बन गया और साथ साथ में एक ATP भी हमारे साथ बन गए, ठीक है दोस्तों। अब गौर से देखें, ये जो NADH और FADH बन रहे हैं ये कहां चले जाते हैं, ये जो NADH और FADH बन रहे हैं ये कहां पर चले जाते हैं। तो हमें पता है कि जब क्रिप्स साइकिल हो रहा होता है तो क्रिप्स साइकिल के प्रोडक्ट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो क्रिप्स साइकिल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये कहां जाते हैं, ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स बन रहे हैं, कौन से एंजाइम्स, NADH और FADH2 जो एंजाइम्स बन रहे हैं ये एनर्जी से भरे होते हैं। तो ये कहां किस तरफ चले जाते हैं, ये आ जाते हैं दोस्तों, चलो मैं इन्हें यहां पर आपको मेंशन करता हूं, यहीं पर ये जो एंजाइम बन रहे हैं ये एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर और यहां पर क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन करने के लिए जो चाहिए उन चीजों को कौन बनाता है, क्रिप्स साइकिल बनाता है, ठीक है। सो ये जो NADH वगैरह है, NADH FADH2 जो है ये कहां पर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर। जो एंजाइम्स होते हैं इन एंजाइम्स के पास आते हैं और जो एनर्जी इनके पास होता है ये एनर्जी यहां पर छोड़ देते हैं, ठीक है। गौर से देख, चले फर्ज करें हमने एक NAD को यहां पर ले आए, ये NAD यहां पर क्या करेगा, NAD कुछ नहीं करता दोस्तों। NAD क्या करेगा, NAD अपने हाइड्रोजन को यहां छोड़कर वापस NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, मैंने कहा कि ये जो NADH और FADH2 एंजाइम्स हैं ये यहां पर आकर क्या करते हैं, ये जब यहां पर आते हैं तो ये अपने प्रोटॉन्स को यहां पर छोड़कर वापस चले जाते हैं दूसरे प्रोटॉन्स को उठाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो एंजाइम्स है NADH ये यहां पर आकर इन्होंने यहां पे क्या छोड़ दिया, हाइड्रोजन छोड़ दिया और वापस चले गए। ये वापस यहां आकर दोबारा यही प्रोसेस में दाखिल होंगे और फिर हाइड्रोजन को वहां से उठाकर यहां पे छोड़ देंगे और फिर चले जाएंगे। तो ये साइकिल जारी रहेगा,
ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। अब गौर से देखें, यहां पर जब ये प्रोटॉन आ गए यानी हाइड्रोजन आ गए तो मल्टीपल रिएक्शंस होंगे, मल्टीपल स्टेप्स होंगे, और आखिर में इस प्रोटॉन को मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूं, इंशाल्लाह हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम पढ़ेंगे। ये जो प्रोटॉन यहाँ पर आ गया, ये प्रोटॉन जंप करके 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 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन जो है आखिर में ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाएगा। आखिर में ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। ठीक है, अब H2O किस चीज से बना? H2O बना ऑक्सीजन और प्रोटॉन के मिलाप से। ठीक है, ये प्रोटॉन जंप करके करके आखिर में ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और अपने दोनों हाथ में हाथ देकर चले जाएंगे, वाटर बनाकर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसी दौरान जब ये प्रोटॉन यहां से जंप करके ऑक्सीजन के पास चला जाता है तो इसी दौरान एक ADP का मॉलिक्यूल किस चीज में कन्वर्ट होगा? फॉस्फेट को उठाकर किस चीज में कन्वर्ट होगा? ATP में कन्वर्ट होगा। तो जब लास्ट स्टेप में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ साथ मिलते हैं एक दूसरे के, तो इसी दौरान कुछ एनर्जी बनती है और इस एनर्जी को ADP यूटिलाइज करके फॉस्फेट को साथ लेकर क्या बनाएगा? ATP बनाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो चीजें यहां से आते हैं, जो एंजाइम यहां से आते हैं, वो एंजाइम यहां अपने प्रोटॉन को छोड़कर वापस चले जाते हैं और फिर प्रोटॉन्स के साथ क्या होता है, तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सो गौर से देखिए दोस्तों, हमने क्या बनाया इस दौरान जब क्रिप्स साइकिल हो रही हो तो हमने क्या बना दिया। चले हम 2 मिनट में जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या बनाया। अब अगर हम अपने कैमरे को यहाँ ले आए, कैमरा को यहाँ फोकस करें प्लीज, और से देखिए दोस्तों, लास्ट में जो ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या बना दिया? 2 पायरुवेट्स बनाए। क्या बनाए? 2 पायरुवेट्स। अब ये एक पायरुवेट जब क्रिप्स साइकिल में दाखिल हो जाएगा, चलो हम कहते हैं कि यह कहाँ चले गया? क्रिप्स साइकिल में, और साथ साथ में ये भी जनाब क्रिप्स साइकिल में चला जाएगा। ठीक है, क्रिप्स साइकिल में जाने के बाद हमने देखा कि एक पायरुवेट जो है, एक पायरुवेट ने क्या क्या रिलीज किया? नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड कितने रिलीज किए? 2। इसने भी कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए? 2। ठीक है, दूसरी बात, इस पायरुवेट ने कितने का NADH रिलीज किए? NADH कितने रिलीज किए दोस्तों? 3। इसने कितने रिलीज किए? NADH, इसने भी 3 रिलीज किए। इस पायरुवेट की वजह से कितने FAD बन गए? FADH2 बन गए। कितने? 1। यहां पर कितने FADH2 बन गया? FADH2 कितना? 1 बन गया। इसकी वजह से कितनी ATP बन गए? इसकी वजह से, इस पायरुवेट की वजह से कितने ATPs बन गए? यहां ATP की तादाद कितनी थी? 1। यहां पर ATP की तादाद कितनी बन गई? टोटल 1। क्लियर? सो अब हम काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि टोटल NADH कितने बन गए? 6। टोटल FADH कितने बन गए? FADH2 2। और टोटल ATPs कितने बन गए? 2। ठीक है, अब चले काउंट करते हैं। NADH कितने बन गए? 6। FADH2 कितने बन गए? 2। ATP डायरेक्टली कितने बन गए? 2। अब एक और बात को समझने की कोशिश करें। एक NADH बराबर होता है 3 ATPs के। ठीक है, एक NADH बराबर होता है 3 ATPs के, और एक FADH2 बराबर होता है 2 ATPs के।
अब इसके बारे में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ेंगे कि कैसे ये 3 के बराबर है और ये 2 के, राइट। और ओके, तो कुल कितने एटीपीज, शाबाश, कितने NADH बन गए, 6। तो जब हम इन सब का कैलकुलेशन करेंगे हमें टोटल नंबर ऑफ एटीपीज का पता चल जाएगा, राइट। तो दोस्तों इस लेक्चर में मैंने जस्ट आपको समझाया कि जो क्रेब्स साइकिल है इसमें मेनली होता क्या है। हम क्रेब्स साइकिल के डिटेल में अभी तक नहीं गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे तो अपने क्रेब्स साइकिल को बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और फिर इसे कंप्लीट करके छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।